हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस हफ्ते इस पूरे टेलको इंडस्ट्री की। जो पहला अपडेट निकल के आता है वो आता है रिलायंस की तरफ से एंड इन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि अब ये चेन्नई में नए कुछ डेटा सेंटर्स बनाएंगे। अब रिलायंस ने कनाडा के ब्रूकफील्ड एंड यूएस बेस्ड डिजिटल रियलिटी के साथ पार्टनरशिप करके 20 मेगावाट ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर को नेक्स्ट वीक चेन्नई में सेटअप कर रहे हैं। अगर इनके कॉम्पिटिशन को देखो तो अडानी है, जिन्होंने ऑलरेडी एक एज कनेक्ट नाम की कंपनी के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है इसी डेटा सेंटर्स की लाइन में। एंड दूसरी तरफ एयरटेल का भी जो अपनी सब्सिडरी कंपनी है नेक्स्ट्रा, वो भी इसी डेटा सेंटर की लाइन में ही आगे बहुत प्रोग्रेसिवली काम करते चले जा रहे हैं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उस हिसाब से इनको लग रहा है कि हाँ भाई, डेटा सेंटर्स की एक्चुअल में इंडिया में बहुत ज्यादा नीड है। एंड इसीलिए अब एक नई वॉर स्टार्ट हो गई है अलग अलग कंपनीज के बीच में कि जिसके ज्यादा डेटा सेंटर्स रहेंगे पैसा वहीं ज्यादा आएगा। अब होता क्या है कि सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट होने से किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका सारा जो डेटा है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज होकर मिल जाता है उनको। ऑल्सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा सेंटर की जो मार्केट है वो इंडिया में वो पिछले साल से 40% बढ़ चुकी है। उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में कितने बेहतरीन क्वांटिटी में डेटा सेंटर्स अवेलेबल होंगे इंडिया में। अगली अपडेट भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक हैकर ग्रुप ने एक टेलीकॉम कंपनी को बर्बाद कर दिया। बात चल रही है यहाँ पे रशियन हैकर्स की, क्योंकि हैकिंग में सबसे ज्यादा वही आगे रहते हैं। एंड 2023 के मई से उन्होंने यूक्रेनियन का एक टेलीकॉम जाइंट है, उसका नाम है कायविस्तर, पता नहीं मैं शायद गलत भी प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो आप एक बार अगर सही से समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना। तो बेसिकली इस कंपनी के सर्विसेज को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो ये यूक्रेन में 24 मिलियन यूजर्स को सर्विस देती है, लेकिन साइबर अटैक में कायविस्तर का ऑलमोस्ट सब कुछ साफ कर दिया रशियन हैकर्स ने। अब जो यूक्रेन है उनके हेड ऑफ सर्विस सिक्योरिटी है, उनका कहना है कि ये पहला इतना बड़ा साइबर अटैक है उनके देश के अंदर कि किसी एक पूरे टेलीकॉम ऑपरेटर का कोर ही बर्बाद कर दिया। इनके हिसाब से नवंबर से हैकर्स के पास पूरा एक्सेस है इस कंपनी का, जिसका मतलब सिर्फ यूजर डेटा ही नहीं बल्कि बाकी की चीजें भी, जैसे कि उनकी लोकेशंस, टेलीग्राम अकाउंट्स, मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने की भी जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी हैकर्स के पास पहुंच चुकी है। अब ये जो अटैक हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चली रही है, लेकिन ये भी काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा भाई कंपनी इन्होंने बर्बाद कर दी। तो सोचो वो किस लेवल पे बैठे होंगे, तो छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन क्या ही कर पाएगी इनका। वैसे आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के, क्या उनका सिक्योरिटी इतना साउंड है कि अगर कोई भी ऐसा तगड़ा वाला कोई हैकर ग्रुप अगर हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाए तो क्या हमारा डेटा या फिर इन कंपनीज के जो कोर हैं वो इतने ज्यादा सॉलिड हैं, या फिर ये भी कहीं ना कहीं लीक हो सकता है? आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है कि एप्पल और गूगल ने 2 एप्स को अपने स्टोर से हटा दिया है। अब ये कोई जनरल ऐसी वैसी एप्स नहीं है, एप्स का नाम है एयरएलो एंड होला फ्लाई। अब बेसिकली ये दोनों कंपनीज या दोनों एप्स करती क्या थी, ये ई सिम्स देती थी। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से आपको डेटा यूज करने को मिल जाता है कहीं भी बैठे बैठे। लेट से अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे यहां पे बैठे बैठे यूएसए की एक ई सिम चाहिए तो मैं वो खरीद सकता हूं, एंड वाइस वर्सा एज वेल। अब ये जो बैन का जो निर्देश है ना, ये हमारे ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया है एप्पल और गूगल को कि भाई इन दोनों एप्स को तो फटाफट से हटा दो। ऑल्सो जितने भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे जियो, एयरटेल या जितने भी और भी हैं जैसे एक्साइटेल, वी, जितने सबको ये बोला गया कि इन दोनों एप्स की जो वेबसाइट्स हैं उनका भी एक्सेस ब्लॉक कर दो। ये इसलिए किया गया क्योंकि डीओटी की पॉलिसी के हिसाब से इंडियन यूजर सिर्फ इंडियन ही सिम यूज कर सकता है। अगर कोई बाहर का रेजिडेंट यानी कोई दूसरी कंट्री का रेजिडेंट अगर इंडिया आता है तो ही वो दूसरे देश की सिम को यूज कर सकता है। ऑल्सो इसके अलावा इन दोनों कंपनीज ने डीओटी से कोई अप्रूवल भी नहीं लिया कि भाई हम इस तरीके की सर्विस आपकी कंट्री में बेच रहे हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आती है। तो ऑब्वियस यूज केस इसका ये निकल के आया कि फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे थे इनकी सर्विसेज एंड कर रहे होंगे, मे बी कोई तरीका और भी निकाल लें, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में जितना है उतना तो वो ब्लॉक कर ही देंगे। सबसे ज्यादा यूज इन चीजों का साइबर क्रिमिनल्स करते हैं कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे कंट्री की सिम ले ली और फिर यहीं पे स्कैम या फिर फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब अपने ही रीजन में, इंडियन रीजन में। तो इस चीज को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। आई होप ऐसी और भी कोई कंपनीज हो, अगर कोई लीगल वाली हो तो वो आप नीचे कमेंट करके बताना, उसके ऊपर हम पूरा एक वीडियो वगैरह बना देंगे। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं भी यही बोलूंगा कि आप इस तरीके की कंपनी से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे इस बात से मुझे याद आया कि हमने कई बार देखा है कि कुछ इंटरनेशनल नंबर से हमको कभी कभार मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं, तो ये भी नंबर्स इसी केस के ही हो सकते
हैं। तो ऐसे कोई भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल मैसेज आया करे तो उसको इग्नोर ही कीजिए, उठाइए भी मत तो ज्यादा अच्छा है। अगली अपडेट है ट्राई के रिपोर्ट को लेके। एंड ट्राई के जो नया डेटा है उसको अगर देखें तो एयरटेल ने लास्ट जो अभी अक्टूबर गया है उसमें पहली बार 1.2 मिलियन यूजर्स को गवा दिया, छोड़ के चले गए सारे सब्सक्राइबर। एंड ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हुआ इसीलिए क्योंकि एयरटेल ने रिसेंटली अपने प्रीपेड प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा हाइक किया था। लेकिन दूसरी तरफ ये यूजर गए तो गए कहां, जियो की रिपोर्ट देखें तो जियो में 1.84 मिलियन यूजर्स ऐड हो गए क्योंकि उनके प्राइसेस अफोर्डेबल हैं व्हेन कंपेयर टू एयरटेल ऑब्वियसली। ट्रायंगल की तीसरी तरफ देखोगे तो पता चलेगा कि हमने 2 महीने पहले भी ये चीज बताई थी, वी ने पहली बार सितंबर में अपने यूजर्स काफी ज्यादा गेन करे थे, लेकिन फिर से वही हुआ, अक्टूबर में फिर से एक डिक्लाइन आ गया। लेकिन एक चीज काफी इंटरेस्टिंग आई नए वाले डेटा रिपोर्ट में, जिसमें पता चलता है कि एयरटेल के 100 यूजर में से 99.31 यूजर्स एक्टिव यूजर्स हैं, विच मीन 100 में से 99 लोगों के रिचार्ज हमेशा चलते रहते हैं। वो बंद वाले यूजर नहीं है, उनकी सिम फालतू नहीं पड़ी हुई। एंड वहीं पे अगर जियो का परसेंटेज देखें तो वो है सिर्फ 93.31, तो ये काफी पीछे हो गया। लेकिन इससे भी पीछे है वी, जिसके है 100 में से 89। तो हर 100 में से 11 बंदे वी की सिम ले तो रहे हैं लेकिन रेगुलरली रिचार्ज नहीं कर रहे। तो अगली अपडेट फिर से वी की तरफ से, एंड वी को फिर से एक झटका लगा है, ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपए का। एंड गवर्नमेंट ने फिर भाई इनके नाम पे जीएसटी लायबिलिटी निकाल दी है कि भाई कुछ तो हेर फेर था जिसमें 11 करोड़ रुपए जीएसटी पे करनी पड़ेगी वी को दोबारा से। वैसे अमाउंट इस कंपनी के हिसाब से उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि किसके ऊपर लगाया जा रहा है एंड किस टाइम पे लगाया जा रहा है। टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वी की हालत उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। आप लोगों के भी कानों में से खून निकल गया होगा सोच सोच के, देख देख के कि भाई कितने सालों से हम सुन रहे हैं यही बात कि वी की हालत अच्छी नहीं है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी हाल फिलहाल 10-11 करोड़ रुपए की इनको चांटा पड़ चुका है। ऑल्सो यहाँ पे कंपनी ये कह रही है कि भाई ये सही नहीं है, मतलब हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है और इसको रिवर्स कर दिया जाए। चलता रहता है यार इनका, इसको छोड़ ही देते हैं। अगली अपडेट है हमारे प्रीपेड टैरिफ हाइक्स को लेके। एंड यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक है जिसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी GNIPC। अगर इस मैट्रिक को देखा जाए तो हमारे इंडिया का जो डेटा टैरिफ है वो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लोएस्ट है आफ्टर ब्राजील। तो अगर हाइक्स को देखा जाए तो लास्ट जो अच्छे खासे लेवल पे हाइक हुए थे कुछ 10, 15, 20%, वो नवंबर 2021 में किए गए थे। एंड उस टाइम पे जो परसेंटेजेस निकल के आई वी, एयरटेल और जियो की, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 19 से 25% तक प्राइसेस बढ़ा दिए थे। एंड अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोबारा से वो टाइम आ चुका है। एंड हम कुछ 3-4 महीने पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके थे कि अब होपफुली जनवरी या फिर अब ये जो मार्च का क्वार्टर खत्म होगा उससे पहले या उसके अराउंड में ही हो सकता है फिर से एक 20% का प्राइस इंक्रीज देखने को मिल जाए हमको हर टैरिफ के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि जो 666 का अभी हम 1.5 GB पर डे का रिचार्ज करते हैं वो बढ़ के हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए के आसपास। एंड एयरटेल का जो 719 का चलता है वो हो जाएगा अराउंड 850 रुपीज के आसपास। तो ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ी सी जेबें कस लो क्योंकि अब और ज्यादा पैसा देने का टाइम बहुत नजदीक है। आज की जो लास्ट अपडेट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे एक टेलीकॉम कैरियर्स ग्रुप ने अपना व्हाइट पेपर निकाला। उसके अंदर स्टैट्स बताए कि LTG यानी लार्ज ट्रैफिक जनरेटर्स, ये उन कंपनीज के लिए बोला जाता है जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक, इंटरनेट का बहुत डेटा वॉल्यूम्स कंजम्पशन की तरफ जाते हैं। लेट्स से नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ दोस, क्योंकि हम जब नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करते हैं तो बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम हो जाता है ना स्ट्रीम करने में, तो इसलिए ये कैटेगरी LTG में आती है। एंड ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं जिसमें मोस्टली एक OTTs का भी कैटेगरी है। इसमें व्हाइट पेपर में ये रिपोर्ट निकाला गया कि ये जो LTGs हैं या फिर ऐसे और भी अदर OTT प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स को कंज्यूम करती हैं, उनको भी प्रॉपर अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, यानी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जो भी सारे टेलीकॉम कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। अब आपको तो पता है ऑलरेडी इंडिया में टेलकोस वर्सेस OTT काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे COAI यानी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके एक फाइंडिंग में पता चला है कि भाई ये जो डिसअप्रोप्रिएट ट्रैफिक है ना, ये कुछ मेजर 4-5 कंपनीज ही हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक खींच लेती हैं एंड टेलकोस उनसे परेशान है। तो इनके हिसाब से भाई उन कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा टेलकोस को, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो, नहीं तो प्राइस इंक्रीज ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि टेलकोस के लिए उतना इजी नहीं है बार बार पैसा लगाना और वो जो प्रॉपर रिकवरी ना हो पाए। इस बात को और ज्यादा वजन तब पर मिल गया जब कोरिया का एक टेलीकॉम ऑपरेटर है SK टेलीकॉम, एंड वहां पे नेटफ्लिक्स ने अग्री कर लिया कि भाई ठीक है,
हम पैसा देंगे। नेटफ्लिक्स वहां पे मान गया है कि भाई हम पैसा देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ और बढ़ाओ, एंड उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स अपनी तरफ से देगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई ये बात तो सही है, जो सारे बड़े बड़े कंपनीज ट्रैफिक कंजम्पशन ज्यादा कराती हैं उनको टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा पैसा देना चाहिए। और तीसरी तरफ स्टडी में देखोगे तो 2025 तक ऐसा एस्टिमेटेड है कि वर्ल्ड वाइड $75 बिलियन सिर्फ टेलको कंपनीज को खर्च करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि उनको 5G अपना सब जगह पहुंचाना है। ओटीटी के जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि भाई आप पैसे बढ़ा दो ना कस्टमर के ऊपर, हमसे क्यों ले रहे हो। मतलब पैसे का जो वजन है वो कंज्यूमर देगा, नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम या फिर हॉटस्टार या जियो सिनेमा, इस तरह की कोई कंपनी देना नहीं चाहती। वैसे जियो सिनेमा तो अब तो घर की है ना इनकी। लेकिन मजे की बात, टेलकोज ने ये सजेशन मना कर दिया कि भाई अगर यूजर्स के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा तो हो सकता है इवेंचुअली डिमांड कम हो जाए डेटा की। टेलकोस का कहना है कि भाई ओटीटीज तो डबल एडवांटेज खेल रहे हैं, पहले तो एड से भी पैसा दिखाते हैं, ऊपर से कंज्यूमर से सब्सक्रिप्शन का भी पैसा लेते हैं। तो अब अगर ये कंपनीज का आपस में कुछ समझौता नहीं पड़ा तो ऐसा हो सकता है भाई ये जो प्राइस इंक्रीज होने वाला है ना, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं का मेन इसका रीजन निकल के आए। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पे गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। वैसे दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब देखो चाहे नेटफ्लिक्स पैसा दे या वो दे, अगर इन दोनों कंपनीज में से कोई भी पैसा देगा तो निकालेंगे तो कंज्यूमर से ही, क्योंकि एंड कंज्यूमर हम ही हैं, चाहे फिर वो नेटफ्लिक्स हो या जियो या एयरटेल या फिर हॉटस्टार प्राइम। तो ये है सिस्टम भाई, थोड़ा सा तैयारी कस लो क्योंकि पैसे बढ़ने वाले हैं। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, कटना हमारा ही है। तो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। आई होप आपको मजा आया हो, आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye.